इसको देखो, क्या पड़ी है इससे किसी की? हाँ, क्या संबंध है इसका तुम्हारा? सुबह 5 बजे से बैठा है यहाँ तुम्हारे इंतजार में। देखो, ये है पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वाड्रेटिक वाला पार्ट। क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हम लोग सिर्फ करने वाले हैं क्योंकि सिलेबस से क्यूबिक पार्ट हट चुका है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक कुछ आइडिया पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। पहला बात जो हमें डिस्कस करना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और फॉर्म भी बोला जाता है सिर्फ, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। चैप्टर 4 अगर तुम नोटिस करो उसका भी नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से बहुत सारा रेफरेंस इसमें काम आएगा। ये चैप्टर 4 का भी कुछ कुछ टॉपिक इसमें कवर अप हो जा रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में दिखेगा। ध्यान से समझो, क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब क्या था, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। इन सब के बारे में हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ लिया था पॉलिनोमियल चैप्टर में। ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तुमको अगर कहीं पर भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा जिसको तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा चेक करना कि ये उस फॉर्मेट में है कि नहीं जो यहाँ पर दिख रहा है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो पहले उसको इसमें कन्वर्ट करो, उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए आगे बढ़ो। कुछ कुछ जगह पर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मेट घुमा के दिया जाएगा और उसको तुम्हें पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। फर्स्ट थिंग इज दिस। इसके बाद आता है जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके अंदर टर्म्स कितने सारे दिख रहे हैं तुमको? अभी 3 टर्म दिख रहे हैं। ax² एक टर्म है, bx एक टर्म है और c एक टर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं कि x² माइनस 2x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन होगा तब इक्वल टू समथिंग रहेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वाला टर्म ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। ax² वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। ये टर्म भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक टर्म। ये है लीनियर टर्म और ये है कांस्टेंट। इसके लिए क्या होगा, ये वाला होगा क्वाड्रेटिक टर्म, ये वाला होगा लीनियर टर्म और ये वाला होगा कांस्टेंट। ये टर्म्स के बारे में जो आइडिया है ये वाला एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में लाइक वर्ड प्ले करने के लिए क्वाड्रेटिक टर्म, ये इस टर्म को यूज कर दिया जाता है कभी कभी। तो इसको ध्यान से याद रखो, कौन से टर्म का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म। अभी आते हैं नेक्स्ट आइडिया जो है, दैट इज कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स किसको बोलते हैं? एफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स होता है यहाँ पर a, b और c को कोएफिशिएंट कहा जाता है। a ये वाला टर्म, b ये वाला टर्म, c ये वाला टर्म को हम लोग कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए ABC क्या आएगा? इसके लिए a आएगा 1, सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। b आएगा -2, साइन इंक्लूड होता है, c इक्वल्स टू 1। तो ये तुम्हें हर एक इक्वेशन का आइडेंटिफाई करने का मैथ आएगा इसके अंदर। तुम्हें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तुम्हारा फर्स्ट क्लिक क्या होगा कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। सेकंड देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास सारे कोएफिशिएंट्स क्लियरली आइडेंटिफाइबल है कि नहीं। तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथ में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट आइडिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ करने के बाद हम लोग जीरोस का आइडिया ग्राफिकली समझेंगे। इसका ग्राफ हमेशा ऐसा कुछ होता है कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा। 2D ग्राफ होता है ऑब्वियसली। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। इसका ग्राफ हमेशा ना ऐसे पैराबोलिक शेप का होता है। मतलब याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोलिक शेप का आएगा। अभी ये ग्राफ फर्दर किस किस तरह से मैनिपुलेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एबीसी। एबीसी का वैल्यूज इस ग्राफ को कैसे चेंज कर सकता है वो हम लोग देखते हैं एक सिमुलेशन में। देखो ये वाला ग्राफ तुमको जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है, ये इस सिमुलेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर नोटिस करने वाला बात क्या क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। पहले मेरे माउस के कर्सर को नोटिस करो कहाँ पर है, अभी स्क्रीन के सेंटर में देखो मूव कर रहा है। अब देखो मैं ग्राफ के ऊपर इसको रन करा रहा हूँ। देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो मैंने क्लिक किया, अभी सिलेक्ट किया, हाईलाइट हो गया ग्राफ। देखो ग्राफ एक पैराबोलिक शेप का है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है और ये एक पैराबोलिक शेप है और ये स्क्रीन के बाहर कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब ये एक ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व नहीं है, ये एक ओपन कर्व है। और ओपन कर्व होने के वजह से इसका कोई एंड इधर खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। जितना भी तुम ऊपर जाते रहोगे ये दिखता रहेगा ऊपर की तरफ। ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है? देखो इक्वेशन तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, 1x² प्लस 2x माइनस 3। ये इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है और एग्जैक्ट सेम इक्वेशन देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है येलो कलर के बॉक्स में, y इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे इक्वेशन लिखा हुआ है जहां पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -3 है।
नोटिस करने वाला बात, जो चीज़ हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे वो ये है कि यहाँ पर देखो, इस पूरे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है। ये एक कट है यहाँ पर, ये दूसरा कट है यहाँ पर। एक्स एक्सिस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कट किया है 2 बार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन दोनों कट को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कहां कहां पर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, देखो वाई एक्सिस कहां पर कट किया है वो नोटिस करने का जरूरत नहीं है इसमें। हमें देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां कहां कट किया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ ने। इक्वेशन ये है, उसका ग्राफ ये है। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को -3 में और 1 में कट आउट किया है। -3 में और 1 में कट किया है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस हैं, एक है -3, एक है +1। अभी इस सिमुलेशन को देखने का रीजन ये है कि इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या केस बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जहां पर तुम्हें ए, बी और सी का इंपैक्ट इसके ऊपर जानना जरूरी है। इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर कैसे चेंज होता है, मतलब अगर ए या बी या सी चेंज हुआ तो इक्वेशन कैसे चेंज होगा। तो पहले हम लोग ए को चेंज करके देखते हैं कि इक्वेशन कैसे चेंज होता है। अभी ए का वैल्यू क्या है 1, अगर उसको हम लोग 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते रहे पॉजिटिव नंबर्स में तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अभी जो ग्राफ है उसमें अगर मैं ए को क्लिक करके ए को बढ़ाऊं, देखो ग्राफ उतना स्टीप होता रह रहा है ना। उसके दोनों ऐसे ब्रांचेस के बीच में गैप कम रहा है। याद रखना, ए का वैल्यू जितना बढ़ता रहेगा उसका उतना स्टीप होता रहेगा वो। अच्छा, ए का वैल्यू जितना कमता रहा, देखो क्या हुआ, वो वाइड ओपन होता रहा। ऐसा टाइम में आते आते, ये सर पॉजिटिव नंबर्स का बात कर रहे हैं, अगर आते आते ए का वैल्यू 0 हो गया, ध्यान दो, अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। देखो ग्राफ हैज टर्न्ड इनटू अ स्ट्रेट लाइन, ये जानना जरूरी है क्यों स्ट्रेट लाइन बना। अभी वापस येलो वाला बॉक्स में आओ। इस येलो वाले बॉक्स में देखो 0 हो गया ए का वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई करके, और वो पहला टर्म रहा ही नहीं, क्वाड्रेटिक टर्म ही रिमूव हो चुका है। पढ़ा कौन रहा, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म मिलके हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या बनता है, वो लीनियर इक्वेशन बनता है। तो लीनियर इक्वेशन का नाम लीनियर इक्वेशन इसी वजह से है क्योंकि उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन है बोल के वो लीनियर बन गया। तो सिंपल सा बात है, अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ता रहे तो वो स्टीप होता रहेगा, अगर कमता रहे तो वाइड ओपन होता रहेगा, अगर 0 में आ गया इट विल टर्न इनटू अ स्ट्रेट लाइन। अभी नेगेटिव में आ गया तो क्या होगा, देखो नेगेटिव में आ गया तो देखो उसका ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। पॉजिटिव में क्या था, देखो अपवर्ड ओपनिंग था, मतलब जो इसके 2 ब्रांचेस ऊपर की तरफ खुले हुए थे वही चीज अगर नेगेटिव में आ गया तो देखो नीचे की तरफ हो जाएंगे। ये डाउनवर्ड ओपनिंग एक पैराबोला बन जाएगा। तो ए का हमें तीन कंडीशंस याद रखने हैं कि पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड ओपन होगा, और जितना उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड जितना बढ़ता रहेगा वो उतना स्टीप होता रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में। देखो नेगेटिव में भी अगर मैं वैल्यू का बात कर रहा हूँ, बढ़ाता रहूँ, तो देखो वो स्टीप होता रह रहा है, पास आता रह रहा है उसके 2 ब्रांचेस। एक नंबर। सेकंड नंबर हमको जानना है कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड ओपनिंग रहेगा, ए नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड ओपनिंग रहेगा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो द ग्राफ विल टर्न इनटू अ स्ट्रेट लाइन। तो ए के अंदर हमें ये 3 कंडीशंस याद रखने हैं, नोट डाउन कर लो। बी के अंदर देखते क्या होता है। अच्छा, पहले हम लोग इक्वेशन जो पहले था उसको पहले रिस्टोर करते हैं। हाँ देखो, इक्वेशन पहले ऐसा था, -3 और 1 में जीरोस थे। अभी बी को चेंज करते हैं। देखो अगर मैं बी को बढ़ाऊं तो देखो क्या हो रहा है, बी को बढ़ाओ, देखो वो देखो लेफ्टवर्ड ग्रो कर रहा है, डाउन मतलब लेफ्ट डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर मैं उसको नेगेटिव में जाऊं तो देखो वही चीज इधर जंप कर रहा है, राइट में डाउनवर्ड्स। बी का चेंज और एक बार दिखाएंगे उल्टा करके, समझो। देखो बी क्या कर रहा है, बी अगर इंक्रीज हुआ तो लेफ्टवर्ड जा रहा है, बी अगर डिक्रीज हुआ तो राइटवर्ड जा रहा है इक्वेशन। ओके, तो बी जहां पर था उसको रिस्टोर कर देते हैं। हाँ ऐसा था B2। अभी आते हैं सी में। बी का बहुत कुछ वैल्यू अभी देखने का जरूरत नहीं है, ए का जानने का बहुत जरूरी है। तो बी में सिर्फ देख लो कैसे मूव कर रहा है। सी में देखो क्या होगा, अगर मैं सी के वैल्यू को इंक्रीज करूं तो ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है, अगर सी के वैल्यू को डिक्रीज करूं तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। सिंपल सा बात है। सी के वैल्यू इंक्रीज करेंगे, सी का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होगा, सी का वैल्यू डिक्रीज होता रहा तो ग्राफ का वैल्यू नीचे आता रहेगा। मतलब देखो अभी इक्वेशन देखो एक बार क्या है, x² + 2x - 4। अगर मैं एक घर बढ़ा दूं इसको, x² + 2x माइनस से देखो एक घर ऊपर उठ गया वो, है ना। सो सी के वैल्यू की वजह से उसका जो टिप है पैराबोला का वो अप डाउन होता रहता है। ओके, अभी आते हैं हम लोग इसको रिस्टोर कर चुके हैं जो प्रीवियस इक्वेशन था उसमें। अभी आते हैं ए को नेगेटिव करने के बाद, ए को नेगेटिव करके एक बार सबके चेंजेस को देखते हैं। देखो ए को नेगेटिव कर दिया हम लोगों ने,
एक को नेगेटिव कर, थोड़ा सा नेगेटिव राउंड नंबर लेते हैं, सपोज होल नंबर ले लेते हैं, -1 मतलब नेगेटिव इंटीजर। अभी अगर हम लोग देखो बी को चेंज करें क्या आएगा, देखो बी को लेफ्ट में बी को नेगेटिव जा रहे हैं तो वो लेफ्ट में जा रहा है, बी को बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव में जा रहा है, वो उल्टा हो रहा है पहले वाले से। बी का बहुत सारा चेंज तो आता नहीं है। सी में देखो, सी में देखो वापस वही, अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता रह रहा है, अगर हम लोग इंक्रीज करें ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है। आइडिया यही है, सी का वैल्यू जैसे चेंज होगा वो अप डाउन होता रहेगा। तो ये सेक्शन जानना काफी जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि ए बी सी अगर मैनिपुलेट हुआ तो ए बी सी चेंज होने से ग्राफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, हमको वो देखना है ध्यान से। ये हो गया एकदम इनिशियल ग्राफ। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट जो ग्राफ सिमुलेशन में नोटिस किया दैट वाज ए बी सी चेंज होने से ग्राफ कैसे मैनिपुलेट होता है या ग्राफ कैसे चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। अभी सेकेंड चीज जो यहां पर ऑब्जर्व करना है वो है जीरोज। देखो क्या जीरोज हो रहा है यहां पर, जीरो कितना कितना है, -3 और +1, जिसको हम लोग अल्फा बीटा पकड़ते हैं। ये ग्राफिकली जीरोज का मतलब होता है ये कि वो एक्स एक्सिस को कहां कहां कट किया है, उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये है। अब ये सवाल है कि इसको हम लोग थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। हाँ, तो मिडिल टर्म से हम लोग कैसे थ्योरेटिकली एक लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो ये होगा फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। टाइप 1 हम लोग जो सीख रहे हैं दैट इज फाइंडिंग आउट द जीरोस थ्योरेटिकली, फाइंडिंग आउट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल थ्योरेटिकली। और पॉलिनोमियल का अगर स्पेसिफिकेशन दे दे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, हम लोगों ने अभी देखा, उसका नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। जो एग्जांपल हम लोगों ने सिमुलेशन में लिया था उसी एग्जांपल को लेते हैं, दैट इज x² + 2x - 3। तो अगर पहला चीज हम लोग मिडिल टर्म करने से पहले इसके कोएफिशिएंट्स को लिख लें कि हमको वो कैसे लिखना होता है वो भी दिखाते हैं कि हम लोग को लिखना पड़ेगा थ्योरेटिकली। जो स्टेप्स हैं, जो मार्क्स मिलने के लिए हमें स्टेप्स देना पड़ेगा, वो स्टेप्स है कि कंपेयरिंग, तुमको लिखना है ये चीज, क्या लिखना है, कंपेयरिंग द गिवन quadratic equation with standard quadratic equation ax² + bx + c = 0 we get a = 1, b = 2, c = -3। ठीक है, हम लोगों ने कोएफिशिएंट्स को निकाल के रख दिया। अभी तुमको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में आना है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने का सबसे पहला तरीका है, पहला स्टेप है क्या, कि तुम लास्ट नंबर को और फर्स्ट नंबर को नोटिस करो, मतलब c और a को, -3 और 1 है, इन दोनों का साइन क्या है, a का साइन है प्लस और c का साइन है माइनस। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x² प्लस मिडिल के टर्म को तोड़ना है बोल के इसका नाम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो मिडिल के टर्म की जगह पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, बाकी सब कुछ मैथ का एज यूजुअल रखेंगे। और हम लोगों ने अभी a को और c को जब नोटिस किया, a का साइन पॉजिटिव था, c का साइन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस। तो पहले तुम लोग यहां पर ये स्टेप लिखोगे हर एक मैथ का, x² प्लस ब्रैकेट के अंदर एक साइन, साइन कहां से आया, इन दोनों नंबर के साइंस को मल्टीप्लाई करके साइन आया, बाहर जो x था वो रहेगा, -3 भी एज यूजुअल रहेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर दो नंबर्स बैठाने, वो नंबर कहाँ से आएंगे, वो नंबर आएंगे इस नंबर को और इसके आगे के नंबर को मल्टीप्लाई करके, 3 × 1, 3 × 1 = 3, उसको अब एलसीएम करेंगे, 3 × 1 = 3 आएगा, एलसीएम करेंगे 3 × 1 = 3 आएगा। अभी ये 3 और ये 1 जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए, इनको लेके मुझे बीच का नंबर निकालना है, दैट इज 3 - 1 करने से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा x² प्लस ये हो जाएगा 3x - x - 3। तो बेसिकली हम लोगों ने इन 3 स्टेप में किया क्या, हम लोगों ने मिडिल के टर्म को ब्रेक किया। देखो दो टर्म में तुम 2 को तो x + x भी लिख सकते थे, 6x - 4x भी लिख सकते थे, 5x - 3x भी लिख सकते थे, लेकिन हमें स्पेसिफिकली उन्हीं टर्म्स में तोड़ना है जो टर्म्स हमें ये दो नंबर के प्रोडक्ट अलाउ करेंगे इस केस में। तो x² प्लस 3x - x - 3 = 0, और यहाँ से x कॉमन लेने से x + 3 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से 1 कॉमन लेने से x + 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सेम फैक्टर आता है, ये रूल है। तो x + 3 एक फैक्टर हो गया, x - 1 एक फैक्टर हो गया। तो हम लोग अभी इन दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअल इक्वल्स टू 0 करेंगे कि आइदर x + 3 = 0 और x = -3, और x - 1 = 0, x = +1। देखो हम लोगों ने ग्राफ में जब देखा था सिमुलेशन में, वहां पर भी देखो अल्फा और बीटा मतलब ग्राफ जहां पर कट कर रहा था, कौन सा पॉइंट था वो,
एक था -3, एक था +1। देखो हमारे पास थियोरेटिकली वही नंबर्स आए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल डिनोट होता है अल्फा और बीटा से। तो अल्फा को अगर मैं पहला वाला पकड़ूं तो दैट इज अल्फा इक्वल्स टू -3, बीटा इक्वल्स टू +1। तो देखो हमारे पास 5 फिगर आ चुके हैं, ए बी सी और अल्फा बीटा आ गया। तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन देख लिए। अभी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बाद और एक चीज आता है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के साथ हमें और एक चीज देखना पड़ता है, दैट इज प्रूविंग कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे यहां पर देखो एबीसी कितना है, 1 2 और -3। सिमिलरली हमारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से अल्फा और बीटा कितना आया, -3 और 1। देखो वही ये दोनों पॉइंट्स हैं, -3 और 1। तो टोटल हमें यहां पर 5 गो पॉइंट्स चेक करना होता है। क्या क्या, ए बी सी अल्फा एंड बीटा। अभी तुम इसको भी अल्फा पकड़ सकते हो, इसको बीटा पकड़ सकते हो, दैट इज अप टू यू। वो करना भी पॉसिबल है, वो कोई चेंज नहीं लाएगा। तो हमारे पास जो 5 क्वांटिटी है ए बी सी एंड अल्फा बीटा, इनके अंदर 2 रिलेशंस होते हैं। क्या क्या रिलेशन, देखो। तो अभी हमारे पास जो 5 क्वांटिटीज हैं ए बी सी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। और आया अल्फा बीटा, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं जीरोज। हमारे पास एबीसी का वैल्यू क्या आया था, अभी ए आया था 1, बी आया था 2, सी आया था -3, अल्फा आया -3, बीटा आया +1। तो इन दोनों के अंदर रिलेशन हमें कुछ प्रूफ करना होता है। क्या क्या, अभी रिलेशंस बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना होता है, मतलब रिलेशंस क्या क्या होता है। रिलेशन, पहला रिलेशन जो है वो तुम्हें याद रखना है, दैट इज 2 जीरोज को ऐड करने से हमारे पास -b/a आता है। मतलब इसको थियोरेटिकल लिखे हम लोग, सम ऑफ द जीरोज विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो b तो x का कोएफिशिएंट होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x बैठेगा ऊपर, बाय नीचे बैठेगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये थियोरेटिकल इसका डिस्क्रिप्शन है। तो इसको हमें प्रूफ करके दिखाना होता है। इस मैथ के लिए कैसे प्रूफ करें, याद रखना, हमें जब भी कोई चीज प्रूफ करना होता है ना, हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। तो हमें तो इक्वेशन को प्रूफ करना है, तो हम लोग LHS को अलग से कैलकुलेट करेंगे, RHS को अलग से कैलकुलेट करेंगे, एक साथ दोनों को नहीं करेंगे। कैसे, जैसे अल्फा प्लस बीटा को हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। व्हाट विल बी दैट, अल्फा बीटा हमारा कितना कितना आया था, -3 और +1, मतलब ये आएगा -2। RHS कैसे निकालेंगे, -b/a करके। -b/a क्या है, -b हमारा 2, मतलब b है 2, तो ये जगह -2 और a का वैल्यू 1। तो देखो ये भी -2 ही आया, तो प्रूफ हो गया दोनों साइड इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a प्रूव्ड। ये पहला इक्वेशन प्रूव हो गया, पहला रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक इक्वेशन होता है जो हमें प्रूफ करना होता है, ये था पहला प्रूफ। सेकंड प्रूफ क्या होता है कि हमें अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a प्रूफ करना होता है। माने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को हमें इक्वल प्रूफ करना होता है, किसके साथ, c मतलब तो कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसके लिए भी सेम रूल फॉलो करेंगे, LHS और RHS में अलग अलग करके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है। हमारा अल्फा कितना था, -3 इंटू बीटा कितना आया, 1, दैट इज -3 टोटल, मल्टीप्लाई करके। RHS में क्या था, c/a, c कितना था हमारा, -3, a था 1। देखो ये भी -3 ही आया, मतलब यहां पर भी हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, दैट इज अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a प्रूव्ड। ये 2 प्रूव हमें इक्वेशन वाइज करना होता है, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है। तो देखो अगर हम लोग ओवरव्यू बोले फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में हमें क्या करना पड़ा, समझो ध्यान से। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या था, कि तुम्हें इक्वेशन गिवन है, तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो गिवन है, तुमने वहां से क्या फाइंड आउट किया तुमने अल्फा बीटा, मतलब जीरोस फाइंड आउट किए। और सेकंड तो तुमने स्टेप किया कि प्रूविंग द रिलेशंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड एबीसी। अल्फा बीटा और एबीसी के बीच में जो रिलेशन था हम लोगों ने वो प्रूफ किया। ये फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल तुमको दिया जाएगा, जहां पर तुम्हें इक्वेशन दिया रहेगा, सिर्फ एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तुम्हें बोला जाएगा प्रूफ द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और इक्वेशन। ये फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है।
हाँ, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये अल्फा बीटा का वैल्यू कैसे चेंज होता है और हम लोग उसको ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि जहां पर हम लोग ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, सपोज ऐसा। ये वाला स्पेशल केस में, इस स्पेसिफिक केस में ध्यान दो, ग्राफ क्या बोल रहा है। ग्राफ तो बोल रहा है एक्स एक्सिस को उसने एक ही बार टच किया है। तो सर आपने कुछ देर पहले बोला कि सर एक पैराबोलिक शेप में होगा और 2 बार कट करेगा तो उसके 2 जीरोज आएंगे। इस केस में क्या होगा, इसका तो एक ही जीरो दिख रहा है -1। तो इसका अल्फा अगर ये हो गया -1 तो बीटा कितना होगा। मतलब ऐसे ग्राफ के लिए 2 कट तो नहीं है। तुम्हें अगर ऐसा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि ऐसा ग्राफ तुमको दे दिया जहां पर एक्स एक्सिस को उस पैराबोला ने एक बार टच किया है, बोलेगा इसके जीरोज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है बताओ। तुम तब बोलोगे इसके भी 2 ही जीरोज हैं। समझो ध्यान से, इसके भी 2 ही जीरोज हैं, लेकिन इसके 2 जीरोज इक्वल है, सेम है। मतलब अल्फा भी -1, बीटा भी -1। ये तुमको समझना पड़ेगा। अगर ग्राफ ऐसा रहता जैसा हम लोगों ने पहले लिया था, ऐसा लिया था ना, तो यहाँ पर क्लियरली तुमको 2 कट्स दिख रहे हैं। मतलब इसका अल्फा और बीटा डिफरेंट है, अलग अलग है। दोनों एग्जिस्टिंग है लेकिन दोनों डिफरेंट है। अगर मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अलग एक इक्वेशन ले रहा हूं मैं जहां पर सिर्फ एक जगह पर टच कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, दैट मीन्स इसका 2 जीरोज है लेकिन दोनों के दोनों सेम है, इक्वल है। दोनों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, बोथ ऑफ देम आर सेम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करना है, पहला पॉइंट तो वो वाला था कि इसके 2 जीरोज है, 2 जीरोज डिफरेंट जीरोज है, ये वाला। सेकंड पॉइंट हुआ कि इसका एक ही जीरो है और मतलब एक ही वैल्यू दोनों जीरोज का सेम है, अल्फा का भी -1, बीटा का भी -1। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो सर ये तो एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, क्या इसका मतलब इसके कोई जीरोज ही नहीं है। इसके जीरोज है लेकिन इसके जीरोज आर अनरियल। यहीं पर तुम लोग ये आइडिया को चैप्टर 4 में काम लगाओगे। चैप्टर 4 में हम लोग 3 कंडीशंस देखेंगे जीरोज को स्टडी करने का। क्या कि जीरोज दोनों अनइक्वल हो सकते हैं, जीरोज दोनों इक्वल हो सकते हैं और जीरोज दोनों अनरियल हो सकते हैं। समझो, रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करते। पहला वाला केस क्या था, ये वाला, जहां पर हम लोगों ने नोटिस किया कि इसके 2 जीरोज आर डिफरेंट, -3 एक है, +1 एक है। सेकंड देखा हम लोगों ने जहां पर दोनों जीरो सेम है, -1 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को उस ग्राफ ने एक ही बार टच किया था। अगर एक्स एक्सिस को वो टच ही ना करे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसके कोई रियल जीरोज नहीं है। अल्फा बीटा का जो नंबर है वो रियल नंबर नहीं आएगा, वो अनरियल नंबर आएगा। अभी अनरियल नंबर क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। इतना जान लो कि ये 3 कंडीशन तुम्हें अभी याद रखना है। ये एक टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। तो ये देखें हम अभी सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल क्या हुआ, ये ग्राफिकली एमसीक्यू में जनरली आता है। ये वाला इसके अंदर से, इस आइडिया के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी नहीं आएंगे, एमसीक्यू इसके अंदर आ सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ये चीज अप्लाई हो सकता है कि तुम्हें एक ऐसा ग्राफ दे दिया गया और बोला गया कि इसके जीरोज कितने हैं बताओ। सपोज ऐसा तुम्हें ग्राफ दे दिया तो तुम इजीली बोल पाओगे कि इसके 2 जीरोज हैं और तुम्हें सपोज यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ए बी कुछ एक दिया हुआ है, तुम बोल पाओगे कि इसके 2 जीरोज ये वैल्यूज हैं। अगर ऐसा रहा कि ग्राफ ने ऐसे टच किया है जस्ट, तो हम लोग अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया रहा है कि इसके कितने जीरोज हैं, तुम्हें दिया हुआ है ऑप्शन ए इसके एक ही जीरो है, ऑप्शन बी इसके 2 जीरोज हैं, ऑप्शन सी इसके 3 जीरोज हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऐसा अगर रहे, तुमको यहाँ पर बोलना इसके 2 ही जीरोज हैं, यही 2 जीरोज ही करना इसके, क्योंकि इसके 2 जीरोज इक्वल होते हैं। जस्ट बिकॉज तुम्हें दिख रहा है कि वो एक बार टच किया है, जैसे हमने वीडियो सिमुलेशन में देखा, एक बार टच किया है मतलब ये नहीं है कि उसके एक ही जीरो है, उसके 2 ही जीरोज हैं। इसमें फैक्टर तुम्हें याद रखना है कि अल्फा और बीटा इसके 2 ही जीरोज हैं, लेकिन अल्फा और बीटा का वैल्यू इक्वल है। हम लोगों ने देखो ग्राफ एक बार सिमुलेटर दोबारा प्ले करके देखो, ये वाला सेक्शन का, यहाँ पर ग्राफ का देखना, ऊपर में जो इक्वेशन आ रहा था वो क्या आ रहा था, देखो तो एक बार आ रहा था x² + 2x + 1। अगर तुम इसको भी मिडिल टर्म करके देखो तो क्या आ रहा है, x² + 2x + 1 का मिडिल टर्म करके x² + x + x + 1 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा x + 1, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे अंदर रहेगा x + 1। देखो 2 फैक्टर्स सेम आ रहे हैं, x + 1 × x + 1। जब तुम इसको इक्वल टू 0 करोगे, x = -1 आएगा, इसको करोगे तब भी देखो -1 ही आएगा। तो ऐसे इक्वेशंस जहां पर अल्फा बीटा का वैल्यू आते हैं उनका ग्राफ देखने में ऐसा होता है, जो एक्स एक्सिस को एक बार टच करेगा। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड से भी आ सकता है, जब c का वैल्यू नेगेटिव होता है, हम लोगों ने देखा था। तो अब भी देखो एक बार टच किया मतलब इसके भी 2 जीरोज हैं, लेकिन 2 जीरोज इक्वल है, याद रखना ये बात। ये एमसीक्यू में आ सकता है, बोर्ड लेवल में, ये एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुमको दिखेंगे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर और एक थर्ड केस क्या था कि जहां पर एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा था वो,
उसमें कोई रियल वैल्यू नहीं है, रियल जीरोस नहीं है। तुम्हें अगर इसके क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी रियल जीरोस आर प्रेजेंट फॉर दिस इक्वेशन, तुम रियल जीरो तो बोलोगे एक भी नहीं है। इसके भी 2 जीरोस आएंगे, अल्फा बीटा दोनों आएंगे, सब हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा दोनों आता है, लेकिन कैसा कैसा आता है हम लोग अभी वो देख रहे हैं। इसमें दोनों, इसमें भी रियल नंबर आता है, इसमें भी रियल नंबर आता है, इसमें रियल और अनइक्वल आता है, दोनों देखो अलग अलग आएगा आंसर। इसमें रियल और इक्वल आता है और इसमें अनरियल नंबर आता है। याद रखना ये 3 कंडीशन, ये 1, ये 2 और ये तीसरा कंडीशन, रियल अनइक्वल, रियल इक्वल एंड अनरियल। ये हो गया सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल। अभी यहीं से हमको थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल का आइडिया मिलने वाला है कि सपोज थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या है कि अगर इसी बारे में सोचे हम लोग, मतलब जीरोस के बारे में सोचे, देखो थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में कैसा क्वेश्चन आएगा, मतलब ये कौन सा टाइप है, इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज अबाउट द जीरोस आर गिवन। तुम्हें अगर जीरोस गिवन है तो क्या तुम इक्वेशन निकाल पाओगे। देखो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था, एक बार सोचते हैं। फर्स्ट टाइप में देखो हमें इक्वेशन दिया हुआ था, मिडिल टर्म फैक्टर करके हम लोगों ने जीरो निकाला, फिर रिलेशंस प्रूव किए, ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल था। सेकंड टाइप हम लोगों ने देख लिया कि जीरो का नेचर कैसा होता है यहाँ पर, वो एक आइडिया है। थर्ड टाइप में हम लोग अभी देख रहे हैं कि अगर हमें जीरोस ही दिए हुए हैं, ऑन द अदर हैंड हमें इक्वेशन निकालना है। देखो फर्स्ट टाइप बहुत ध्यान से समझो, फर्स्ट टाइप में तुम्हें इक्वेशन दिया मतलब तुम्हें ए बी सी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और जीरोस तुम निकाल रहे हो, मतलब अल्फा बीटा कैलकुलेट कर रहे हो। इन द अदर हैंड इस टाइप के मैथ में अगर तुम्हें क्वेश्चन में अल्फा बीटा गिवन है, क्या तुम एबीसी निकाल पाओगे, मतलब इक्वेशन कैलकुलेट कर पाओगे। ये है थर्ड टाइप का एक न्यूमेरिकल। इसके अंदर भी बहुत सारा इन डिटेल टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, बट पहले एकदम बेसिक इसका जो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं कि जहां पर हमें अल्फा बीटा गिवन है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये इस टाइप के अंदर सबसे बेसिक आइडिया है। उसके बाद हम लोग इसके इन डेप्थ कुछ डिस्कशंस करेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में काफ़ी बार आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। कैसा कि पहले एकदम बेसिक टाइप क्या होगा कि सपोज तुम्हें अल्फा गिवन है, बीटा भी गिवन है, तो तुम कैसे निकालोगे कि इसका इक्वेशन क्या होगा। कि तुम्हें सपोज अल्फा दिया हुआ है 2, बीटा दिया हुआ है -3, मतलब 2 जीरोस। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली सोचे तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -3 में ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है। तो इस इक्वेशन का तुम्हें 2 जीरोस पता है कि x इक्वल्स टू 2 एक है, x इक्वल्स टू -3 एक है। तो इसका हम लोग इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है। एक इक्वेशन हमको याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मतलब एक फॉर्मेट हमको याद रखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। बस इसको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा दैट इक्वेशन विल बी द आंसर, और दैट इक्वेशन विल बी द आंसर लाइक द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ दैट इज हैविंग दीज टू numbers as its zeros। वैल्यू बैठाते हैं, x² माइनस 2 - 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -3 कितना आएगा, x², ये हो जाएगा -1, बाहर का माइनस लेके आ जाएगा +1, मतलब प्लस x हो जाएगा, और ये आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाला बहुत सारा बात है जो हम लोग आते हैं सिमुलेशन में। अच्छा, सिमुलेशन में आने से पहले एक बात नोटिस करो कि हमें यहाँ पर किया क्या, हमें अल्फा दिया हुआ था, बीटा दिया हुआ था, हम लोगों ने इसको इस इक्वेशन में पुट किया, ये है इसका फॉर्मूला, और हम लोगों ने इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया जो हमारे पास क्वेश्चन था कि ये अभी हमारे पास जो इक्वेशन आया इसके अंदर एबीसी चेक करो कितना है, ए है 1, बी है 1, सी है -6। तो जब हमें एबीसी मिल गया और हमें क्वेश्चन में अल्फा बीटा भी गिवन है, तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल के अंदर भी तो हम लोग वो चेक कर सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a है कि नहीं, या अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a है कि नहीं। चेक करके देखो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी होगा। तो ये प्रूविंग वाला सम इस फर्स्ट टाइप में भी आ सकता है, थर्ड टाइप में भी आ सकता है। फर्स्ट टाइप क्या था कि इक्वेशन से तुम अल्फा बीटा निकाले फिर प्रूफ किए। थर्ड टाइप है तुम अल्फा बीटा से इक्वेशन निकाले, मतलब एबीसी निकाले फिर प्रूफ किए। दोनों में से ये प्रूविंग आ सकता है। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्वेशन निकालने के बाद और एक टाइप का इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है कि अल्फा इक्वल्स टू 2 और बीटा इक्वल्स टू -3, ये सॉल्यूशन कितने सारे इक्वेशन का हो सकता है। मतलब हम लोगों ने तो एक इक्वेशन निकाला, क्या और कोई इक्वेशन ऐसा इस दुनिया में है जिसका सॉल्यूशन भी यही दोनों होगा। मतलब अल्फा बीटा इस इक्वेशन के लिए तो है, मतलब इसके लिए तो 2 जीरोस 2 और -3 है, मैं समझ गया। लेकिन इस इक्वेशन को छोड़ के क्या और कोई इक्वेशन ऐसा है जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि उसका भी सॉल्यूशन ये सेम होगा। ये क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन क्या आता है, उसको हम लोग सिमुलेशन में देखते हैं क्या होता है। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि सपोज तुम्हें इंडिविजुअली अल्फा और बीटा का वैल्यू ना देके डायरेक्टली क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया ऐसे कि गिवन एज सम ऑफ द जीरोस
सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू सपोज 2 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 2 नहीं 12 ले लेते हैं. सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है 12 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है 32, ऐसा कुछ दिया हुआ है सब. तो इन दोनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हमें देखो डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का ही डायरेक्ट वैल्यू तुमको दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 32. तो इसको हम लोग तब हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंडिविजुअली हमको अल्फा बीटा तो दिया है नहीं, तब हम लोग ये दोनों वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देंगे. वो और इजी हो चुका है मैथ, राइट? तो बेसिक ऐसे दो तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं. और अभी जो हम लोगों ने एक एमसीक्यू का बात बोला जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया, क्वेश्चन में बोले कि ये दोनों जीरोस कितने सारे इक्वेशंस का आंसर हो सकता है. ये एक क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है बोर्ड में कि दो तुम्हें जीरोस दिए हुए हैं और वो दो जीरोस कितने सारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो सकता है. मतलब कितने सारे ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनका आंसर, जिनका अल्फा बीटा सेम आ सकता है. आते हैं सिमुलेशन में. देखो ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है. इसमें हम लोग ग्राफ को, ये वैल्यूज को, मतलब इक्वेशंस को इनपुट करेंगे तो इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा. ग्राफ प्लॉटिंग एक प्लेटफॉर्म है. ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? अभी सपोज हम लोगों ने अभी जो न्यूमेरिकल देखा जहां पर हमें अल्फा का वैल्यू 2 दिया हुआ था और बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ था, उस इक्वेशन का मतलब उसका इक्वेशन क्या आया? x² प्लस x माइनस 6. उसको यहाँ पर इनपुट करते चलो. यहाँ पर कीबोर्ड है, देखो नीचे की तरफ. x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6. देखो सर ग्राफ कैसा प्लॉट हुआ. अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर दो जीरोस देखो दिख रहे हैं तुमको. दो जीरोस, एक -3,0 है और एक 2,0 है, जो हम लोग ने अल्फा बीटा पकड़ा था. तो ये ग्राफ ठीक ठाक प्लॉट हुआ है. मतलब हम लोगों ने जो अजम्पशन लिए थे उसके मुताबिक इसके दो जीरोस भी मिल रहे हैं जो हम लोगों ने अल्फा बीटा क्वेश्चन में देखा था. -3,0 और 2,0 मिल रहे हैं दोनों. अब एक काम करते हैं, और एक इक्वेशन लेते हैं और एक एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं इसमें. और क्या करते हैं ना, समझो, इसी इक्वेशन के हर एक टर्म को सपोज हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. देन द इक्वेशन विल बी 5x². ओके, द फर्स्ट पार्ट, द क्वाड्रेटिक पार्ट विल बी 5x². 5x². ओके, दूसरा टर्म हो जाएगा 5x प्लस 5x. तीसरा टर्म हो जाएगा -30. सो नाउ हमें देखना है एक चीज़ बहुत वाइटल जो है. देखो ध्यान से, ग्राफ को अगर थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करें, देखो दोनों ग्राफ एक ही, मतलब दोनों सेम जीरो से पास कर रहे हैं. समझो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है क्योंकि इसके बाद हम लोग जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए ये विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है. पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन प्लॉट किया, उसका कैसे इक्वेशन आया हम लोगों ने देख लिया. इसमें जो वीडियो था इसके पहले, सिमुलेशन के पहले का जो वीडियो था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमें अल्फा हम लोगों ने 2 पकड़ा और बीटा को -3 पकड़ा. तो ये वाला इक्वेशन हमारा आया. माउस के कर्सर को ध्यान दो. जो पहला इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा x² प्लस x माइनस 6, ये पहला इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लिए, वो जो हमारे पास गिवन फार्मूला था उससे. फिर मैंने बोला कि उसी इक्वेशन को हर एक टर्म का, उसी एक्सप्रेशन का, उसी पॉलिनोमियल का हर एक टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. तो जो ग्राफ का प्लॉटिंग है देखो, वो भी सेम दोनों जीरोज से पास कर रहा है. मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को अगर तुम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके सॉल्यूशन सेम रहते हैं. याद रखो ये बात. मतलब यहाँ पर समझने वाला बात या याद रखने वाला बात क्या है कि तुम्हें अगर अल्फा और बीटा दिया रहे, अल्फा और बीटा सपोज इसी वाला केस का पकड़ते हैं कि अल्फा तुम्हें 2 दिया हुआ है और बीटा -3 दिया हुआ है, तो ऐसे कितने सारे इक्वेशन बन सकते हैं जिनका आंसर वो दोनों आएंगे. ऐसे तो इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकते हैं ना. हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो ये वाला था. देखो उसका, वो तो उसका बेसिक इक्वेशन था. उसके बाद तुम उसके साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, तब भी देखो सेम आएगा. तो जैसे कि मैंने इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करके ये वाला ग्राफ बना, अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करा और एक ग्राफ बनेगा. 4 वाला मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है. तब क्या बनेगा, वो 4x² करते हैं, इसको भी वैल्यू पुट. 4x² प्लस 4x माइनस 24. देखो इसका भी ग्राफ सेम जगह पर आया. मतलब ग्राफ सेम जगह पर आया इन सेंस, देखो ग्राफ सेम पॉइंट से पास कर रहा है. देखो 3, अभी तुमको जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब दिखेगा हमको ये वाला पॉइंट. देखो एक वो रेड और ब्लैक वाला लाइन बहुत आसपास हो गया क्योंकि हम लोगों ने बहुत क्लोज 2 मल्टीपल्स ले लिए, नंबर्स ले लिए 4 और 5. अच्छा, अगर 4 को हम लोग नहीं, 4 को ही देखते हैं पहले. देखो 4 और 5 और सिर्फ 1, देखो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड था, यहाँ पर हर एक टर्म के साथ 5 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर हर एक टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाइड है. तीनों इक्वेशन का देखो जीरो सेम आ रहा है. क्या क्या जीरोज आ रहा है? एक आ रहा है -3,0 और एक आ रहा है +2,0. वही सेम जीरोज आ रहे हैं.
अच्छा, अभी सेम इक्वेशन को ना हम लोग एक बार ये करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। सपोज ये 5x² प्लस 5x माइनस 30 जो इक्वेशन है उसको हम लोग एक बार करके देखते हैं। सपोज उस इक्वेशन को, हर एक टर्म को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो पहला टर्म क्या आएगा, 5/2x²। ओके, 5/2 और यहाँ पर लिखते हैं x²। ओके, प्लस 5/2 यहाँ पर लिखते हैं x, माइनस 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15। इसको प्लॉट करके देखते हैं। देखो इसका भी प्लॉट सेम जगह से गुजर रहा है। देखो ये ग्रीन वाला प्लॉटिंग है, ये सॉरी ग्रीन वाला नहीं, ब्लू वाला है, ब्लू वाला ये वाला। देखो ये भी सेम पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब बोलने का बात ये है, यहाँ पर समझने का बात ये है कि तुम अगर एक इक्वेशन बना लिए गिवन अल्फा और बीटा से, इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ वही इक्वेशन ऐसा है जिसके अल्फा और बीटा का वैल्यू -3 और 2 होगा। तो तुम्हें अगर 2 जीरोस दिए रहें एमसीक्यू में और पूछा जाए कि ये 2 सॉल्यूशंस कितने सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है, आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट कैन हैव सेम जीरोज। सेम जीरोज मतलब मल्टीपल इक्वेशंस जो हम लोगों ने अभी ग्राफ में देखा, जो हर एक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इक्वेशंस का ग्राफ थोड़ा सा बदलता है, लेकिन उनका जीरो देखो सेम रहता है। ये आइडिया बहुत ज़रूरी है, ये याद रखो। हम लोग आते हैं नेक्स्ट आइडिया में। देखो सो हम लोगों ने इस प्रीवियस सिमुलेशन में देख लिया ये बात कि एक अगर हमें 2 जीरोस दिए हुए हैं तो उसके थ्रू मल्टीपल ऐसे ग्राफ्स पास कर सकते हैं। सबके सब क्वाड्रेटिक होंगे, देखो सबके सब क्वाड्रेटिक होंगे और सबके सब दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं। ऐसे मल्टीपल ग्राफ्स तो इन दोनों से पास कर सकते हैं। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 जीरोस सेम हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल ग्राफ्स हो सकते हैं। ये हमारा प्रीवियस आइडिया का पॉइंट था। अभी आते हैं कि 2 जीरोस के बारे में बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी इंपॉर्टेंट, अभी हमको पढ़ना है कि 2 जीरोस का जो साइन है वो हम लोग क्या पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दोनों का साइन का सिमिलैरिटी होगा कि साइन का लाइक डिफरेंट होगा। मतलब अल्फा बीटा दोनों सेम साइन के हो रहे हैं या दोनों ऑपोजिट साइन के हो रहे हैं, क्या हम लोग ये न्यूमेरिकल से डिटरमाइन कर सकते हैं? देख के ही हम लोग कर सकते हैं। देखो ये हो गया हमारा नेक्स्ट 4th टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ये भी मोस्टली एमसीक्यू में ही आते हैं। क्या आते हैं कि सपोज तुम्हें ax² प्लस bx प्लस c जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें साइंस नोटिस करो, a b c का साइन क्या क्या है। अगर ध्यान से देखो, अगर a का साइन पॉजिटिव है, b का साइन पॉजिटिव है और c का साइन पॉजिटिव है तो अल्फा भी नेगेटिव आएगा, बीटा भी नेगेटिव आएगा। समझो, अभी अगर a पॉजिटिव हुआ, b नेगेटिव हुआ और c पॉजिटिव हुआ तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, बीटा भी पॉजिटिव आएगा। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि अल्फा और बीटा का साइन सेम तब होता है जब a और c का साइन सेम होता है। ध्यान दो, यहां पर भी a और c का साइन सेम है, यहां पर भी a और c का साइन सेम है, तो इसलिए दोनों में अल्फा बीटा का साइन सेम सेम आया। इसका भी नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। बीटा के साइन के साथ देखो उस कंडीशन में ऑपोजिट होता है। बी के साथ बी अगर पॉजिटिव हुआ तो अल्फा बीटा नेगेटिव होगा, बी अगर नेगेटिव हुआ तो अल्फा बीटा पॉजिटिव होगा। और एक केस होता है जहां पर अल्फा सपोज पॉजिटिव है, बीटा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, सी सपोज नेगेटिव है, मतलब अल्फा ए और सी का साइन उल्टा है। हो सकता है कि ए नेगेटिव हुआ और सी पॉजिटिव हुआ। यहां पर बी का वैल्यू मतलब बी का साइन इस केस में मैटर नहीं करता। तो अल्फा पॉजिटिव जब सी नेगेटिव या फिर अल्फा नेगेटिव और सी पॉजिटिव हुआ तब अल्फा और बीटा का साइन ऑपोजिट होता है। अल्फा पॉजिटिव होगा, बीटा नेगेटिव, मतलब एक जीरो पॉजिटिव आएगा, एक जीरो नेगेटिव आएगा। तो ऐसे हम लोग साइंस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? दोबारा बोलते हैं, देखो ए बी सी के ऊपर डिपेंड करता है। ए और सी का अगर साइन सेम रहा तो अल्फा बीटा का साइन सेम रहेगा। तो अल्फा बीटा का साइन सेम होने का ये दो कंडीशन है। अगर ए और सी का साइन डिफरेंट हुआ या ऑपोजिट हुआ, ए पॉजिटिव सी नेगेटिव या ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, तो अल्फा बीटा का साइन ऑपोजिट होता है। ये हो गया 4th टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ये भी न्यूमेरिकल आता है कि हमको क्वेश्चन इक्वेशन दे दिया, सपोज ऐसा बोल दिया कि x² माइनस 6x माइनस 3, इसका अल्फा और बीटा का साइन कैसा कैसा होगा। ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी डिफरेंट, ऑप्शन सी कैन नॉट बी सेड, डी नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ बोल देगा। देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या होगा कि ए क्या है, पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है। तुमको तो पहले ही दिख गया कि ए और सी का साइन अलग अलग है, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, मतलब दोनों का साइन अलग अलग होगा। हम लोग ये क्वेश्चन देख के बोल सकते हैं कि दोनों का साइन अलग अलग होने वाला है।
ये हो गया फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल, और ये हो गया एक टोटल ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। इसी के अंदर देखो तुम्हें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या क्या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो सकता है, उसका एक अलग वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा या तुमको हमारे चैनल में मिल जाएगा कि जितने तरह के, मतलब फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल में हमको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ा, तो रूट के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, रूट का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसा होता है, वो सब देखेंगे हम लोग उस वीडियो में। सिर्फ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो कि क्लास 8, 9, 10 सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये वीडियो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहीं तक। इसके अंदर जो जो डाउट आ रहा है हमें कमेंट करके या इनबॉक्स में बताओ, वी विल ट्राई टू सॉल्व देम एज सुन एज पॉसिबल। आज का वीडियो यहीं तक। जय श्री राम, हर हर महादेव।